नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये रोशन सर का मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू है। ये दूसरा चैप्टर होगा जिसमें ऑलमोस्ट कितना क्वेश्चन है देख बता देते हैं। इसमें लगभग दोस्तों 116-17 के आसपास क्वेश्चन होना चाहिए। 116 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको याद करेंगे। जो आपको याद है उसको एक बार बोलेंगे, जो आपको याद नहीं है उसको 3-4 बार बोल के याद करवाएंगे, ठीक है। और ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, चैप्टर वाइज ही एकदम लाइन से करवाएंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो इसको याद करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल भारत आया 1498 में, डच आता है 1602 में, ब्रिटिश आया 1600 में और डेनिश आया 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश 1731 में। फिर से देखिएगा, पुर्तगाल 1498 में, पुर्तगाल 1498 में, डच 1602 में, डच 1602 में, ब्रिटिश 1600 में, ब्रिटिश आता है 1600 में, डेनिश आता है 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश आता है 1731 में, स्वीडिश 1731 में। सबसे पहले पुर्तगाल आता है, सबसे लास्ट में पुर्तगाल ही जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये चैप्टर दूसरा है, इसमें इसको दो दो वीडियो बनाएंगे दोस्तों। इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है पड़ा हुआ है, बायोलॉजी का भी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, टोटल का टोटल ज्योग्राफी का भी है। तो टोटल हम करवाएंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय प्राप्त किया था कब? उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब विजय प्राप्त किया? 1453 में। उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय प्राप्त किया था 1453 में। कुस्तुनतुनिया पर 1493 में किसने अधिकार किया था? उस्मानिया तुर्कों ने। कुस्तुनतुनिया पर 1493 कुस्तुनतुनिया पर 1493 में किसने अधिकार किया था? तो उस्मानिया तुर्कों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुस्तुनतुनिया की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? तो दिशा सूचक के रूप में कुस्तुनतुनिया की समुद्री यात्रा में उपयोगिता थी कि उस समय वो लोग जो है कुतुबनुमा की सॉरी कहता है कि कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में दोस्तों उपयोगिता थी कि दिशा सूचक के रूप में उसको प्राप्त था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज में होड़ किस देश से आरंभ हुआ? तो यूरोप से हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश से प्रारंभ हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ था यूरोप से। आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम किस देश ने उठाया था? तो पुर्तगाल और स्पेन ने। नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम किस देशों ने उठाया था? पुर्तगाल और स्पेन ने। कोलंबस मूलतः किस देश से था? इटली का था। कोलंबस मूलतः दोस्तों इटली का था। कोलंबस मूलतः कहाँ का था? इटली का था। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान को खोजा था? अमेरिका में, अमेरिका को। कोलंबस ने 1492 में कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को खोजा। वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो 1498 में, 1503 में और 1524 में, 3 बार आया था, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत आया था सबसे पहले तो 1498 में आया, फिर 1503 में आया, फिर 1524 में आया। इसको याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, उत्तमासा अंतरीप केट ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली ने किया था? तो बार्थोलोमिया डियाज ने। उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया है? तो बार्थोलोमिया डियाज ने किया है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सुमेलित करने के लिए, देखिए न्यूजीलैंड की खोज जो हुआ ना दोस्तों, वो तस्मान हॉलैंड के रास्ते हुआ, समुद्री मार्ग के रास्ते। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान जो है हॉलैंड ने किया था। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने। अच्छा, ब्राजील की खोज अल्बारेज कैब्राल ने किया था। ब्राजील की खोज अल्बारेज कैब्राल ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया और अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। तो आपने क्या देखा? न्यूजीलैंड का खोज दोस्तों तस्मान हॉलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने किया। ब्राजील का खोज अल अल्वारेज कैब्राल, अल्वारेज कैब्राल ब्राजील की खोज, ब्राजील का खोज समुद्री मार्ग का खोज जो है वो अल्वारेज कैब्राल ने किया। ऑस्ट्रेलिया का किया था कैप्टन कुक ने, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कुक, और अमेरिका ने का खोज कोलंबस ने किया है। इसको याद रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नाविक ने वास्को डिगामा को उत्तमासा अंतरिक्ष से भारत तक रास्ता खोजने में मदद किया? तो अब्दुल मजीद।
कहता है किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्माशा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद किया था? अब्दुल मजीद किया था। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन ने। ये आप जानते हैं। ये कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था? तो अरब के। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था? वो अरब का था। अच्छा, भारत में खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना मुनाफा में बेचा? तो 60 गुना मुनाफा में, 60, 6 पर 0, 60। चलिए अगला है कि यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है? यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है? इस्तादो द इंडिया को दोस्तों वो हो जाएगा भारत की पुर्तगाल द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। ऊपर कुछ नोट्स है, ध्यान देंगे। कहता है कि पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री 1500 में केरल के कालीकट में खोलना चाहता था, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं था। ठीक है, उस समय उसको मान्यता प्राप्त नहीं था, लेकिन 1503 में मान्यता मिल गया केरल के कोच्चिन में जब खोला तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि पोप एलेक्जेंडर छठवां पोप एलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार के लिए आज्ञा पत्र दिया गया था 1493 में। पोप एलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार के लिए आज्ञा पत्र दिया गया 1453 में। पोप एलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार के लिए आज्ञा पत्र दिया गया था 1493 में। कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में, ये क्या कह रहा है, कुछ मिस्टेक है क्या? देखिए वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में आया था भारत, बात सही है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ था, ये बात भी सही है। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री जो है वो कालीकट में ही स्थापित हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ था। अच्छा, जहाज व्यापारी अल्वरेज कैब्राल जहाज व्यापारी अल्वरेज कैब्राल 1503 में नहीं, यही गलत था, 1500 में भारत आया। जहाज व्यापारी अल्वरेज कैब्राल 1500 में भारत आया। पुर्तगाली जहाज व्यापारी जहाज व्यापारी अल्वरेज कैब्राल 1500 में भारत आया। 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में पहला यूरोपीय किला बनवाया। 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में पहला यूरोपीय किला बनवाया। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव। तो कहता है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो दोस्तों गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन, दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अच्छा, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने के भारत आगमन का सबसे सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सबसे पहला उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला है कि निम्न में कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि 1505 से 1509 तक रहा है। निम्न में भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि 1505 से 1509 तक रहा है। दोस्तों दूसरा था अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक रहा है। निम्नलिखित में किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति शुरुआत किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति प्रारंभ किया था? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। 1508 में चौल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक से पराजित हुआ। 1508 में चौल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक से पराजित हो गया। बिल्कुल सही।
अच्छा, 1509 में दीव के युद्ध, 1509 में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने महमूद बेगरा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। कहता है कि 1509 में दीव के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने महमूद बेगरा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। दोनों का दोनों बात सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है। ठीक है दोस्तों, कौन गलत है वो देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सही कौन है। देखिए, कहता है कि अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया, एकदम सही बात है। अल्बुकर्क ने, दोस्तों क्वेश्चन पूछा कि कौन सही नहीं है, माने कौन गलत है। तो अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया, ये बात सही है। 1510 में अल्बुकर्क के बीजापुर के शासक 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, ये बात भी सही है। दोनों बात सही हो गया। अगला है कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दिया था, ये गलत बात है, यही गलत हो गया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति दिया। अच्छा, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा प्रतिबंध किया, ये बात भी सही है। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने का काम किया। अगला है कि पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दिया था। भटकल कर्नाटक में पड़ता है। तो पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत कृष्णदेव राय ने दिया था 1509 से और कृष्णदेव राय का जो काल रहा है 1509 से 29। तो पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दिया, कृष्णदेव राय ने। पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दिया, कृष्णदेव राय ने दिया। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, मिलान करना है कि मलक्का द्वीप पर आधिपत्य कब हुआ था। 1511 में अल्बुकर्क मैंने पुर्तगाली सब किया था। तो मलक्का द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया, अधिकार किया था 1511 में अल्बुकर्क ने। अच्छा, गोवा द्वीप पर मैंने आधिपत्य स्थापित किया 1510 में अल्बुकर्क ने ही। अच्छा, द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया 1535 में नीनो डी कुन्हा ने। और हॉर्मुज पर जो है दोस्तों, वह 1515 में अल्बुकर्क ने मतलब कि अधिकार कर लिया। समझिएगा इसको, मलक्का द्वीप पर अधिकार किसने किया, अल्बुकर्क ने। कब, 1515 में, 1511 में। मलक्का द्वीप पर अधिकार अल्बुकर्क ने किया था 1511 में। गोवा पर अधिकार किसने किया, अल्बुकर्क ने। कब, 1510 में। गोवा पर अधिकार किसने किया, अल्बुकर्क ने। कब किया, 1510 में। गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क ने किया 1510 में। अच्छा, द्वीप पर अधिकार कब किया, 1535 में। किसने, नीनो डी कुन्हा ने। द्वीप पर अधिकार कब किया गया, 1935 में, 1535 में। द्वीप पर अधिकार किया था 1535 में, किसने, नीनो डी कुन्हा ने। अच्छा, हॉर्मुज पर अधिकार किसने किया, हॉर्मुज पर अधिकार अल्बुकर्क ने ही किया था 1515 में। ठीक है, इसको याद कीजिए, याद रखिएगा। अगला है कि 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने किया। 1530 में कोचीन की जगह, पहले कोचीन होता था राजधानी पुर्तगालियों का, लेकिन उसको गोवा को बना लिया। तो 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया, तो नीनो डी कुन्हा ने बनाया। अच्छा, सेंट थोमे तथा हुगली, कहता है सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाया था, नीनो डी कुन्हा ने। सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती, सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती किस वायसराय ने बसाया था, तो नीनो डी कुन्हा ने बसाया था। अगला है, नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसीन पर अधिकार कर लिया। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दिया और बसीन पर अधिकार कर लिया। कब, 1534 में। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दिया और बसीन पर अधिकार कर लिया। कब, 1534 में। अगला देखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कॉर्टेज आर्मेड पद्धति क्या थी। पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ जो कार्टेज आर्मेडा पर्वत क्या था, ये पद्धति क्या था, मतलब कॉर्टेज आर्मेडा पद्धति। तो सामुद्रिक मार्ग पर सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था, समुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था था, यही था। ठीक है, वही ब्लू वाटर पॉलिसी है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये नहीं है दोस्तों, ये कॉर्टेज है, सिस्टम है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है।
वो खोजना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, कहता है कि पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित किया। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है। भारत का जापान के साथ जो व्यापार का, हम लोग का जो अभी भी मतलब जो जापान के साथ व्यापार होता है, उसका जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को ही जाता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान देंगे 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया? पान का शुरुआत, पान की उत्पाद का शुरुआत पुर्तगाली ने किया था, लेकिन तंबाकू, लाल मिर्च और आलू ये पुर्तगाली का देन है। तंबाकू, लाल मिर्च और आलू दोस्तों पुर्तगालियों का देन है। भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो जहाज का निर्माण किया, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला, ये सारे के सारे पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया है। जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला सारे के सारे पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया है, ठीक है। अच्छा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? पुर्तगाली साम्राज्य का पतन का तो धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों का संग लूटपाट करना, भारतीय महिलाओं के संग वैवाहिक स्थिति, यही सब कारण था जिसके कारण वो पुर्तगाल पतन के कगार पर चला गया, पतन हो गया उसका। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो एंटीनियो वासोलो ई सिल्वा, एंटीनियो वासालो ई सिल्वा, एंटीनियो वासालो ई सिल्वा। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? एंटीनियो वासोला ई सिल्वा। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? एंटीनियो वासालो ई सिल्वा। अच्छा, पुर्तगाली के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी किया था? हुगली का। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी किया? हुगली का। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का किलेबंदी किया? हुगली का किया। अच्छा, 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलियन कॉर्नेलिस हाउटमैन, कॉर्नेलिस हाउटमैन। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस हाउटमैन। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस हाउटमैन। डच कंपनी वेरी गंदे ओस्टो इंडसे कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 में। देखिए, एक डच कंपनी था जिसका नाम था वेरी गंदे ओस्ट इंडसे, वेरी गंदे ओस्ट इंडसे, वेरी गंदे ओस्ट इंडसे, ये एक डच कंपनी था, ठीक है। वेरी गंदे ओस्ट इंडसे डच कंपनी था, इसकी स्थापना 1602 में होता है। अच्छा, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? ऊपर करते हैं। देखिए, मसूलीपट्टनम फैक्ट्री बैठाया था डच 1605 में, एकदम सही है। डच जो है मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किया 1605 में, ये बात सही है। सूरत में किया था 1608 में, नहीं 1616 में, ठीक है। सूरत में किया था 1616 में, पिपली में किया था 1627 में, और चिंसूरा में किया था 1653 में, ठीक है। तो दोस्तों कहता है कि डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में कौन सा गलत था? तो सब सही कर दिया गया, गलत वाला भी सही किया। देखिए, मसूलीपट्टनम में डच स्थापित किया था 1605 में, मसूलीपट्टनम में डच जो है फैक्ट्री स्थापित किया 1605 में, सूरत में 1616 में, पिपली में 1627 में, और चिंसूरा या चिंसूरा दोनों बोल सकते हैं इसमें दोस्तों 1653 में। तो मसूलीपट्टनम में डच स्थापित किया था फैक्ट्री कब? 1605 में। डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किया 1605 में। डचों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया 1616 में, पिपली में स्थापित किया 1627 में, और चिंसूरा में 1653 में किया था। अच्छा, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ किया है? इंडोनेशिया में। डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना इंडोनेशिया में, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना दोस्तों इंडोनेशिया में किया है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला है, भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को। भारत में भारतीय वस्त्र निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में भारतीय
वस्त्र निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को। भारत में भारतीय वस्त्र निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दोस्तों डचों को जाता है। अच्छा, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? डचों का जो व्यापारिक व्यवस्था था वो दोस्तों आधारित था आपका अ, यहाँ पे कार्टेल पे आधारित था। ठीक है, कंपनी आपसी समझौते से चलता है, कंपनी चल रहा था मतलब, और कार्टेल तो लाइसेंस लेना होता था, तो कार्टेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित हुए? डच, समझिएगा, डच जो था ना वो राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई? तो कोलाचिल का युद्ध, कोलाचिल का युद्ध। तो आपने क्या देखा, डच जो था वो राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण राजनीतिक केरल में समाप्त हो गया? तो कोलाचिल का युद्ध हुआ था 1741 में। कोलाचिल का युद्ध हुआ 1741 में, और इसी कोलाचिल के युद्ध जो 1741 में हुआ, इसी में डच जो है राजा मार्तंड वर्मा से टकराता है और युद्ध में हार जाता है, तो राजनीतिक उसका केरल में खत्म हो गया। तो कोलाचिल का युद्ध हुआ था 1741 में डच और मार्तंड वर्मा के बीच। अच्छा, मिरानपुर कटरा का युद्ध 1774 में हुआ था। मिरानपुर कटरा का युद्ध 1774 में। तालीकोटा का युद्ध 1765 में। तालीकोटा का युद्ध 1765 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। और बंदरा का युद्ध, बेदरा दोस्तों, 1759 में हुआ है। बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ है। अगला है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया है? डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया है? तो डचों ने। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वो हो जाएगा लिवेंट कंपनी। कहता है कि ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दोस्तों प्राप्त हुआ था? वो हो जाएगा लिवेंट कंपनी। अगला देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, देखिए कितना बड़ा, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ठीक है। अगला है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर माने अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। समझिएगा, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर मतलब राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया? तो रानी एलिजाबेथ ने किया था। ठीक है, रानी एलिजाबेथ ने किया था। कहता है कि उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? हेक्टर। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आया था? वो हो जाएगा हेक्टर। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? वो हो जाएगा हेक्टर। ठीक है। अच्छा, मुगल दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज जो है, क्या लिखा है मतलब, ये सबको छोड़िए, लिखा ठीक से नहीं है। आप बस इतना जानिए कि उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आया था? तो हेक्टर नामक। ठीक है। अगला है 49 नंबर की, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार के जहांगीर से भेंट किया। समझिएगा, हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से मुलाकात किया। हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट किया। ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर ने किस अंग्रेज से ने समझिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ?
तो कैप्टन मिडल्टन है। नहीं नहीं नहीं, टॉमस रो हो जाएगा दोस्तों, टॉमस रो, ठीक है। कहता है कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? तो टॉमस रो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसकी उपस्थित अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना दोस्तों स्थापित किया था? तो वो हो जाएगा जहांगीर, 1613 में। आगे क्या कहता है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बात छोड़िए, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, क्या है उसको। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सब्बाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाली को, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सब्बाली के स्थान पर हराया था? तो वो हो जाएगा थॉमस बेस्ट। अगला ध्यान देंगे, कहता है कि निम्न में कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा? तो सर टॉमस रो। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर, कहता है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था? वो टॉमस रो था, ठीक है। और यह व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। कहता है कि कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिंच था दोस्तों। रॉल्फ फिंच जो है ना, अकबर के समय में आया था रॉल्फ फिंच, लेकिन विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये सारा का सारा जहांगीर के समय आया था, लेकिन रॉल्फ फिंच अकबर के समय में आया था। आगे देखेंगे, मिलान करना है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष। अंग्रेज ने हुगली में कंपनी स्थापित किया 1651 में। अंग्रेजों ने हुगली में कंपनी स्थापित किया 1651 में। अंग्रेजों ने हुगली में कंपनी स्थापित किया 1651 में। अंग्रेजों ने हुगली में कंपनी स्थापित किया 1651 में। अच्छा, मद्रास में कंपनी स्थापित किया 1639 में। मद्रास में कंपनी स्थापित किया दोस्तों 1639 में। मद्रास में कंपनी स्थापित किया 1639 में। अच्छा, सूरत में कब किया दोस्तों? सूरत में 1613 में किया। सूरत में 1613 में किया। सूरत में 1613 में किया। और मसूलीपट्टनम में 1611 में किया। मसूलीपट्टनम में 1611 में किया। और बालासोर में 1633 में किया। एक बार फिर देखिए, अंग्रेज का कंपनी हुगली में कब स्थापित हुआ? तो 1651 में। अंग्रेज हुगली में कंपनी स्थापित किया 1651 में। दोस्तों, ये सब चीज़ें याद नहीं रहता है, इसलिए याद कीजिए। हुगली में स्थापित हुआ 1651 में। हुगली में 1651 में। अच्छा, मद्रास में कब स्थापित किया? 1639 में। मद्रास में 1639 में। मद्रास में 1639 में। मद्रास में 1639 में। सूरत में स्थापित किया 1613 में। सूरत में स्थापित किया 1613 में। सूरत में स्थापित किया 1613 में। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया 1611 में। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया 1611 में। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया 1611 में। अच्छा, बालासोर में स्थापित किया 1633 में। बालासोर में स्थापित किया 1633 में। अगला है कि अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भरौच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित किया 1623 में। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, देखिए सूरत में भी 1623 में, सूरत में 1623 में, सूरत 1623 में, आगरा 1623 में, आगरा 1623 में, आगरा 1623 में, अहमदाबाद 1623 में, अहमदाबाद 1623 में, मसूलीपट्टनम 1623 में, मसूलीपट्टनम 1623 में, मसूलीपट्टनम 1623 में, भरौच में भी 1623 में। दोस्तों, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भरौच में 1623 में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। अच्छा, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बालासोर में 1633 में। कहता है दोस्तों कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बालासोर में 1633 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बालासोर 1633 में।
चलिए अगला 58 नंबर कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डी ने कहाँ के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया? तो चंद्रगिरी के राजा। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डी ने 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डी ने कहाँ के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया? चंद्रगिरी के राजा। ठीक है। अगला है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज के नाम सुनहरा फरमान कब जारी किया? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान दोस्तों जारी किया था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान दोस्तों जारी किया था, वो समय था 1632 का, 1632 में। ठीक है। अगला कहता है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, माने गलत है? तो चलिए इसको बढ़िया से देखते हैं। कहता है कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया, ये बात सही है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त कर लिया, बात सही है। अच्छा 1667 में दोस्तों देखिए जो गलती था उसको हटा दिया गया है, तो सिर्फ सही सही हम बता रहे हैं। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया, ये बात एकदम सही है। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया, ये सही है। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया, ये बात सही है। 1691 में एक मुफ्त वार्षिक कर 1691 में एक मुफ्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क छूट दिया गया, ये बात भी सही है दोस्तों। 1691 में एक मुफ्त वार्षिक कर के बदले, समझिएगा, 1691 में एक मुफ्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क का छूट दिया गया, ये बात भी सही है। तो आपने क्या क्या चीज देखा समझिएगा। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त कर लिया, बिल्कुल सही है। अच्छा 1687 में क्या हुआ कि बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय, ये बात भी सही है। अच्छा 1691 में एक मुफ्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क का छूट दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को बाहर निकाल दिया? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेज को निकाल बाहर किया? वो औरंगजेब के आदेश पर किया था। ठीक है, औरंगजेब के। अच्छा किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज से 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूला? औरंगजेब। ठीक है, तो 1.5 लाख वसूला कौन? औरंगजेब। अगला कहता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान, समझिएगा, कहता है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में कौन से गांव से मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया? तो सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। समझिएगा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहर का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलाकर कलकत्ता शहर बना? सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। ठीक है। अब कहता है कि फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स आयर को। फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर। 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 अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको खोजिए। तो कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, सही है। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया। अच्छा कलकत्ता 1774 से 1911 तक
कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। दोस्तों दोनों का दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी के उस डॉक्टर का नाम क्या था? तो विलियम हैमिल्टन। मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी के उस डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम हैमिल्टन। मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी के उस डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार मैंने महाधिकार पत्र कहा, मैंने मैग्ना कार्टा कहा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियार जो ब्रिटिश कंपनी को फरमान जारी किया था, फर्रुखसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा था? किस इतिहासकार ने? ठीक है, तो ये दोस्तों इतिहासकार का नाम था ओमर्स 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 था। चलिए अब कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा देखेंगे। कर्नाटक युद्ध मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच होता है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच। तो पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और ये खत्म होता है एक्सला सैपल की संधि से। याद हो गया? पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 में और यह खत्म होता है एक्सला सैपल की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54, मतलब दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में और यह खत्म हुआ पांडिचेरी की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और खत्म हुआ पांडिचेरी की संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 और यह खत्म हुआ पेरिस की संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 है और यह खत्म होता है पेरिस के संधि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पदार्थ क्या था? 18वीं शताब्दी के बीच में जो कंपनी था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा बंगाल से कुछ कौन सा ऐसा पदार्थ था जिसका निर्यात जो है होता था? तो कपास का, रेशम का, सोरा और अफीम। अफीम मूलतः बिहार से ही जाता था, तो उस समय बिहार और बंगाल एक ही था। तो कपास, रेशम, सोरा, अफीम, कपास रेशम सोरा, अफीम, यही यहाँ से निर्यात किए जाते थे। कपास रेशम सोना अफीम। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको दोस्तों देखना है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सही है उसको देखना है। निम्नलिखित तो कहता है अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी डेनिस थी। बिल्कुल सही, अंग्रेज के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी डेनिस था। अंग्रेज के बाद कौन आया? डेनिस आया। अच्छा, डेनिस ने 1620 में ट्रैंकोवार तथा 1676 में सेरामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया। याद रखिएगा ये। सबसे पहले अंग्रेज के बाद भारत कौन आया? डेनिस आया। अच्छा, डेनिस ने 1620 में ट्रैकोवार में तथा 1676 में सेरामपुर में अपनी फैक्ट्रियां खोल लिया। बंगाल में, दोनों सेरामपुर बंगाल में था। अच्छा, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए असफल रहा। ये बात बिल्कुल सही है, इसका कोई वो नहीं है, तुरंत ही निपट गया। ठीक है, अगला है दोस्तों कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज को बेचकर चला गया था? 1745 में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपना सारा फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? तो वह था 1745 में, अपनी सारा कंपनी अंग्रेज को देकर चला गया। अच्छा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था लुई चौदहवा के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था लुई चौदहवा के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था लुई 14वां के शासनकाल में। ठीक है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में खोला। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। 1668 में सूरत में फैक्ट्री खुला फ्रांस का, और फ्रांसीसी कंपनी का फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में खुला।
अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को। निम्नलिखित में से किसको भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? तो हो जाएगा फ्रैंकोइस कैरो। फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में, ठीक है, 1668 में सूरत में। 75 तक करेंगे दोस्तों। अगला है कि फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया? 1669 में। फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था 1669 में। तो फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया? 1669 में। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किया था फ्रैंको मार्टिन। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।